जमीन पे खून और कीचड़ की तरह फैली हुई लाश देखकर दीपक राव अपना होश खो बैठे और जमीन पर गिर गए। उनके सामने और आसपास लोगों का चीखना चिल्लाना चल रहा था, लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ऐसा ही उनका हाल था और कानों में एम्बुलेंस की आवाज़ के साथ साथ कुछ अनदेखे चेहरे नज़र आ रहे थे, लेकिन दिख रहे थे तो केवल उनके हिलते हुए होंठ और उनको घूरती हुई उनकी अनजानी नज़रें। अब सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। फिर एम्बुलेंस पास आके रुकी। तब कुछ लोगों ने दीपक राव को उठा के एम्बुलेंस में डाला और एक क्षण में सब कुछ दीपक राव की आंखों के सामने आ गया। वो डर की वजह से सफ़ेद पड़ा हुआ उनका चेहरा, थर थर कांपते उनके शब्द, सब कुछ याद आ रहा था। एम्बुलेंस में अगर वो बेहोशी की हालत में थे तो भी उनको रात में हुई घटना का एक एक पल उनकी आंखों के सामने आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते। रात के 3 बज गए थे। रात के घने अंधेरे में और उस सुनसान रास्ते पे एक सामान से भरा हुआ ट्रक तेज़ी से चला जा रहा था। वो रास्ता ऊंचे और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। तभी ट्रक के कांच के आगे से तेज़ी से निकल जाने वाले चमगादड़ और उनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। इस शांत वातावरण में एक सुंदर सा गाना सुनाई दे रहा था। रेडियो पे एक सुंदर गाना चल रहा था। रात के वातावरण में दीपक राव ने अपने ट्रक का टॉप गियर डाला और ट्रक तेज़ी से उस सुनसान रास्ते पे भागने लगा। ड्राइवर साइड की खिड़की की कांच खुली होने की वजह से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। उसी ठंडी हवा के कारण बगल वाली सीट पे बैठे क्लीनर को नींद आ गई थी। अब दीपक राव ने भी ट्रक की स्पीड 70 के पार की, क्योंकि सुबह दूसरे शहर में गाड़ी खाली करके उन्हें फिर से अपने घर आना था। दशहरे का त्यौहार जो था। गाड़ी खाली करके सीधा राहुल के सर्विसिंग सेंटर पे गाड़ी चकाचक करके, पूजा करके, नारियल फोड़ के, फूलों का हार लगा के, सजा धजा के, खुद भी सिर पे पगड़ी लगा के ऐसे शान से गांव में घूमते थे। बेटी की अभी अभी शादी हुई थी। बेटी और अपने दामाद को दशहरे के त्यौहार पे घर पे बुलाया था। वो भी कल ही आने वाले थे। दीपक राव शरीर से भारी भरकम ही थे। 6 फीट लंबाई, शानदार मूछें और बड़ी हुई दाढ़ी, इसलिए उनका गांव में एक अलग ही रुतबा था। हमेशा सफ़ेद कुर्ता और वैसी ही पैंट, मुंह में हमेशा पान या सुपारी। अभी भी मुंह में पान सुपारी थी। ड्राइवर साइड की खिड़की से बाहर पान की पिचकारी मारी और बगल में सोते हुए छोटू को बोले, अरे छोटू, सो गया क्या? उठ, मैं अकेला अभी बोर हो रहा हूँ। नहीं भैया, सोया नहीं हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हूँ। तुम्हारे और रेडियो की आवाज़ से कभी सोया हूँ क्या आज तक? ऐसा बोलते ही छोटू उठ के बैठा। इतने बेकार गाने चलते हैं क्या रेडियो पे? गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए दीपक राव बोले। ट्रक के कांच के पास आगे की तरफ बैठकर छोटू कांच के बाहर देख रहा था। कुछ देर पहले दिखने वाले वो ऊंचे और घने पेड़ अब कम होते जा रहे थे। कुछ ही देर में उनका ट्रक कच्चे रास्ते से धूल उड़ाते हुए तेजी से निकला। रास्ता कच्चा होने की वजह से अब गाड़ी की स्पीड भी कम हो गई थी। आसपास दूर तक फैली हुई लंबी घास अब पीछे जाते हुए दिखाई दे रही थी। चारों ओर सिर्फ घना और काला अंधेरा ही था और उस अंधेरे को चीरते हुए ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उस बंजर खेत में इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था।
दोनों भी गप्पे मारते और हंसते गाते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन आगे जो घटने वाला था उसकी ज़रा सी भी भनक इन दोनों को नहीं थी। फिर आंखों की पलकें झपकने से पहले ही दाएं ओर से अचानक एक सफ़ेद साया ट्रक के सामने से गुजरा और दीपक राव ने ट्रक का स्टीयरिंग बाएं ओर घुमा के ब्रेक लगाया और ट्रक रास्ते से उतरकर उस बंजर खेत में जाके रुका। सब कुछ एकदम शांत हो गया। क्या हुआ ये दोनों को समझ में नहीं आया। दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। नज़र आगे के कांच के बाहर ही थी और ट्रक उस बंजर खेत के घास के ऊपर वैसा ही खड़ा था। टायर के कारण कच्चे रास्ते की धूल अब ट्रक के सामने हेडलाइट की रोशनी में अब सब धुंधला दिखाई दे रहा था। भैया क्या हुआ? छोटू ने पूछा। अरे बेटा, कोई तो अचानक ट्रक के सामने से गुजरा, दीपक राव ने जवाब देते हुए कहा। छोटू ने हैरान होते हुए बोला, क्या ट्रक के सामने? तब दीपक राव कुछ नहीं बोले और ट्रक से नीचे उतरे। वैसे ही दूसरी तरफ से छोटू ट्रक से नीचे उतरा और अपने आसपास देखने लगा। दीपक राव ट्रक के टायर चेक करने लगे पर कुछ नहीं था। मोबाइल का टॉर्च चालू करके ट्रक जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पे थोड़ा दूर तक चल के देखा, लेकिन एक बबूल के पेड़ के सिवाय बाकी कुछ भी नहीं था। दीपक राव ने मोबाइल का टॉर्च अब उस बबूल के पेड़ पे घुमाया। तब उनको थोड़ा अलग महसूस हुआ। छोटू जगह पे ही रुक गया था, लेकिन दीपक राव सीधा चल के उस बबूल के पेड़ के पास गए। उस पेड़ की ऊंचाई सामान्य थी और पेड़ पर एक काली गुड़िया लटक रही थी जो हाथ की ऊंचाई तक बंधी हुई थी। अब दीपक राव थोड़ा आगे जाके उस बबूल के पेड़ को गौर से देखने लगे थे, लेकिन पीछे खड़ा हुआ छोटू अब थोड़ा सा डर गया था। उसने धीरे से दीपक राव को आवाज़ दी, भैया भैया चलो यहाँ से। लेकिन छोटू की बातें अनसुनी करते हुए दीपक राव उस काली गुड़िया को ही देखते रहे। उस काली गुड़िया के गले में एक काला धागा बांध के उसे पेड़ से लटकाया था। हवा के हर एक झोंके के साथ वो काली गुड़िया गोल गोल घूम रही थी। सफ़ेद रंग से बनाई गई उस काली गुड़िया की आंखें बिल्कुल ही जिंदा नजर आ रही थी, लेकिन वो काली गुड़िया उससे भी ज़्यादा भयानक और खौफनाक दिखाई दे रही थी। अरे भैया चलो ना यहाँ से, छोटू ने फिर से आवाज़ दी। अब दीपक राव ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी उस काली गुड़िया के चेहरे पर डाली। तभी दीपक राव एकदम से चौंक गए और झट से पीछे हट गए। मेरा वहम होगा शायद, ऐसा उन्हें लगने लगा, क्योंकि उस काली गुड़िया ने अभी अभी अपनी पलकें झपकी थी। ऐसा उन्हें लगा। झट से साइड में होके वो ट्रक की ओर चलने लगे। भैया सब जगह देख लिया मैंने, लेकिन कुछ नहीं है। अब शायद सच में आपको नींद आ रही है। काला कुत्ता भी दिखाई नहीं दिया इस रास्ते पे, छोटू ने बोला। फिर अपने चेहरे पे का डर छुपाते हुए दीपक राव ने छोटू से बोला, अरे छोटू, मैं क्या झूठ बोलूँगा क्या तुझे? सच में एक औरत जैसा दिखने वाला सफ़ेद साया ट्रक के सामने से गुजरा था। भैया वैसे भी गाड़ी रास्ते के नीचे है, आप 1-1.5 घंटा सो जाओ। त्योहार के दिन अपने को टेंशन नहीं चाहिए। छोटू की बातें सुनकर एक पल के लिए दीपक राव सोच में पड़ गए और पीछे मुड़ के पेड़ को देखा। छोटू जल्दी गाड़ी में बैठ, ऐसा बोलते ही झट से गाड़ी की ओर चलते हुए आए। छोटू दाईं ओर से चल के गाड़ी की ओर आया और बाएं ओर से चारों तरफ देखते हुए दीपक राव गाड़ी की तरफ आए। लेकिन अचानक उन्हें एक अलग ही आवाज़ और उसके साथ साथ कुछ हलचल सुनाई देने लगी, जैसे कोई ज़मीन पर रेंगते हुए आगे आ रहा हो। पीछे ना देखते हुए वो आगे बढ़ने लगे और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वो बंजर खेत केवल इतना ही नज़र आ रहा था। दीपक राव गाड़ी में बैठे, वैसे छोटू भी दाएं ओर से गाड़ी में बैठा। दीपक राव गाड़ी चालू करने ही वाले थे
तभी दाएं ओर के आईने में जो दिखा वो देखकर एक जोर का झटका दीपक राव को लगा। भैया क्या हुआ? छोटू ने पूछा, लेकिन दीपक राव बिना कुछ बोले छोटू को हाथ से इशारा करते हुए शांत रहने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने धीरे से पीछे देखा तो ट्रक के पीछे कुछ ही दूरी पे दाईं ओर कोई खड़ा था। ट्रक के पीछे के लाल ब्रेक लाइट की रोशनी में वो परछाई साफ नजर आ रही थी, लेकिन उस परछाई की हलचल देखकर दीपक राव की बोलती ही बंद हो गई थी। आंखें फाड़ फाड़ कर वो उस परछाई की हलचल देख रहे थे। पीछे अंधेरे में वो परछाई पल में ज़मीन पर लेट जाती तो झट से खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती और अपना सिर गोल गोल तेज़ी से घुमाने लगती। ये देखकर दीपक राव के पसीने छूटने लगे। फिर एक पल की भी देरी ना करते हुए दीपक राव ने ट्रक चालू किया और उनका ट्रक तेज़ी से उस रास्ते पे भागने लगा। अब दोनों ही शांत हो गए थे। ना छोटू कुछ पूछ रहा था और ना दीपक राव कुछ बोल रहे थे। दोनों को ही परिस्थिति समझ में आ गई थी। दोनों को ही इस जगह से जल्दी बाहर निकलना था। तेज़ी से चलने वाले ट्रक के टायर से धूल मिट्टी अब पीछे उड़ रही थी। अब रात के 3 बज गए थे और कुछ ही घंटे बाद सुबह होने वाली थी। दोनों की ही नज़र सामने वाले कांच के बाहर वो कच्चे रास्ते पे थी। रास्ता तेज़ी से पीछे जा रहा था। लगभग 1 घंटा हो गया था। वो दोनों डरी हुई नज़रों से केवल कांच के बाहर कच्चे रास्ते को ही देख रहे थे। उस 1 घंटे में उन दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आवाज़ था तो सिर्फ ट्रक के डीजल इंजन का। छोटू कौन से भगवान को मानता है तू? दीपक राव ने डरी हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन छोटू को कुछ समझ में नहीं आया। भैया ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे भगवान का नाम ले, वो परछाई, वो शैतान जो कोई है इतने आसानी से हमको छोड़ने वाला नहीं है भैया। लेकिन अब तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं उस जगह से, छोटू ने बोला। उस जगह से दूर आ गए हैं, लेकिन उसकी हद से नहीं, दीपक राव ने शांत होते हुए बोला। अब तक रास्ता पूरी तरह से धूल मिट्टी से भर गया था और अब उसमें थोड़ी धुंध आने की वजह से सामने भी दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी रोकना ठीक नहीं था, क्योंकि उस परछाई, उस शैतान की हद अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। केवल जितना हो सके उस जगह से दूर जाना, बस इतना ही उनके हाथ में था। डर की वजह से छोटू को प्यास लग गई थी। सीट के नीचे पानी की बोतल लेने के लिए वो नीचे झुका। इतने में सामने वाले रास्ते से एक व्यक्ति ट्रक के सामने आया और दीपक राव को कुछ समझ आने से पहले ही ट्रक उसे कुचलता हुआ निकल गया। छोटू ने देखा नहीं था, लेकिन दीपक राव के चेहरे पे का डर देख के वो समझ गया था कुछ तो गलत हुआ है। ट्रक के सामने आए उस व्यक्ति को देख के दीपक राव तो पूरी तरह से हिल गए थे। भैया क्या हुआ? कौन आया था सामने? भैया बोलो ना। लेकिन दीपक राव कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वो केवल ट्रक तेज़ी से चला रहे थे। इस जगह से जल्दी उनको छुटकारा पाना था। छोटू के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। डर के कारण वो एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था। बोलो ना भैया, क्या हुआ? कौन आया था सामने? अब दीपक राव ने परेशान होकर बोला, अरे छोटू, थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर और मुझे गाड़ी चलाने दे। भैया अब मुझे बहुत डर लग रहा है। बोलो ना कौन आया था ट्रक के सामने? फिर से छोटू ने पूछा और अगले ही पल ट्रक झट से एक जगह रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। ट्रक का वो डीजल इंजन, वो टायर की आवाज़, वो धूल मिट्टी, सब कुछ था तो केवल एक भयानक और खौफनाक सन्नाटा। ट्रक के हेडलाइट वैसे ही चालू थे। बहुत देर गाड़ी वैसे ही खड़ी थी। अब पूर्व दिशा में हल्का दिखने वाला वो केसरी रंग अब साफ दिखाई दे रहा था। ओ उठो ड्राइवर, क्या हुआ?
कोई मुंह पे पानी मारते हुए बोला। फिर दीपक राव झट से उठे और अपने चारों ओर भयभीत नज़रों से देखने लगे। फिर आसपास लोगों की भीड़ दिखाई दी। शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई थी। ऐसा उन्हें लगने लगा। मरने का डर क्या होता है दीपक राव के चेहरे पे अभी भी था। जैसे तैसे कर वो ट्रक से नीचे उतरे और उनके पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। सामने वाले बंजर खेत में ट्रक के टायर से एक बहुत बड़ा घेरा बन चुका था। लेकिन उनको धक्का तब लगा जब उन्होंने वो बबूल का पेड़ देखा। वो बबूल का पेड़ अब भी वहीं पर था, लेकिन उस पे लटकती हुई वो काली गुड़िया अब वहाँ पे नहीं थी। मतलब मैं रात भर एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा था। दीपक राव अब बहुत डर गए थे। तब उस भीड़ में से कोई बोला, ये ड्राइवर मौत के घेरे में आ गया था, लेकिन नसीब अच्छा था इसका, इसलिए बच गया। देखो ना, रात भर न जाने कितनी देर तक वो एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा था। दूसरे व्यक्ति की आवाज़ आई। वहाँ जमे हुए लोग ट्रक के टायर से बना हुआ बड़ा सा घेरा देखते हुए खड़े थे। दीपक राव अभी तक पूरी तरह से होश में आए नहीं थे। तभी उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कुछ दूरी पर और लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी। वो ज़मीन पर कुछ तो बड़े गौर से देख रहे थे। ज़मीन पे चादर बिछाई हुई थी। फिर दीपक राव थोड़ा आगे आए और उन्होंने चादर हटाई तो देखा ज़मीन पे एक लाश थी, जिसको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। रात भर न जाने कितने ही बार वो लाश उस ट्रक के टायर के नीचे आई होगी और कच्चे रास्ते की वो धूल मिट्टी और घास की वजह से उस लाश का बिल्कुल ही कीचड़ जैसा हाल हो गया था। वो देखकर दीपक राव ज़मीन पर गिर गए। उनके सामने और आसपास लोगों का चीखना चिल्लाना चल रहा था, लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा उनका हाल था। कानों में एम्बुलेंस की आवाज़ के साथ साथ कुछ अनदेखे चेहरे नज़र आ रहे थे, लेकिन दिख रहे थे तो केवल उनके हिलते हुए होठ और उनको घूरती हुई अनजानी नज़रें। अब सब कुछ धुंधला होता जा रहा था और एक क्षण में ही उनकी आंखों के आगे रात के कुछ पल आए। ट्रक चलाते समय वो भयभीत छोटू के शब्द, भैया बोलो ना क्या हुआ, कौन आया था सामने? अरे छोटू, वो परछाई, वो शैतान तेरा ही रूप लेके ट्रक के सामने आई थी और अब मुंह बंद करके शान बैठ और मुझे गाड़ी चलाने दे। ऐसा बोलते हुए उन्होंने छोटू पे हाथ उठाया और सुन्न हो गए। आंखें फाड़ फाड़ कर वो छोटू को देखने लगे। उनकी सोचने की शक्ति अब खत्म हो गई थी, क्योंकि ट्रक में छोटू नहीं था। छोटू की जगह वो काली गुड़िया थी। वो देखकर दीपक राव पूरी तरह से हिल गए थे। उनको समझ में आ गया था कि छोटू के शरीर पर उस परछाई ने काबू कर लिया था। जिसको शैतान समझ के ट्रक के नीचे कुचला, वो ही छोटू था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। एक जान लेके वो काली गुड़िया अब अगले शिकार का इंतज़ार कर रही थी।